नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए 100 ऐसे होर्डिंग्स लगाए थे जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोधियों के नाम, पता और तस्वीर है। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होर्डिंग्स को, बड़े बड़े होर्डिंग्स को हटाने का और इस मुद्दे पर रजिस्ट्रार जनरल को 16 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी कोर्ट अपने सामने हो रही नाइंसाफ़ी पर अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्ट, जजेस ने कहा, अपने सामने हो रही नाइंसाफ़ी पर अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। ये संदेश बहुत से जजेस पर भी लागू होता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के पोस्टर्स या होर्डिंग्स लगाना किसी शख्स की निजता, प्राइवेसी के अधिकार का हनन है, उसमें दखल अंदाजी है। आपको हम बता दें कि सरकार की तरफ से लगाए गए इन 100 के करीब होर्डिंग्स में और पोस्टर्स में 57 लोगों की तस्वीरें शामिल हैं। इनमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में पहले गिरफ्तार हो चुके एसआर दारापुरी, मोहम्मद शोएब, दीपक कबीर और सदफ जाफर जैसी एक्टिविस्ट की भी तस्वीरें शामिल थी। सुनते हैं क्या कहना कोर्ट के इस फैसले पर पोस्टर में शामिल लोगों का। इस फैसले ने ये सिद्ध किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा और योगी सरकार की अराजकता नहीं। और इस फैसले ने तानाशाही को विफल किया है और लोकतंत्र की संविधान के अंतर्गत जो है जीत हुई है। और इस फैसले ने ये भी सिद्ध किया है कि योगी सरकार के इस गैर कानूनी कार्रवाई से हम लोगों की निजता के अधिकार का हनन हुआ है। जो सरकार की मंशा थी वो सरकार पूरी कर चुकी है। वो हमें बदनाम करना चाहती थी, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी जानो माल के लिए, हमारे परिजनों के लिए जिस तरह का ख़तरा पैदा करना चाहती थी वो ये सरकार कर चुकी है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है आज के जजमेंट से, क्योंकि इसने हमारे जो देश का संविधान और जो देश का कानून है उसको जो है वो बहुत और पुख्ता किया है। उसमें यकीन हमारा बहुत सख्त संदेश गया है कि रूल ऑफ लॉ, जो देश का कानून है, उसी से ही चलेगी सरकार और सत्ता, उस तरह से नहीं चलेगी जैसा कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। मैं समझता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित है। हमारे देश के संविधान की रूह के मुताबिक जब तक किसी भी व्यक्ति का दोष साबित ना हो उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगों का नाम पब्लिक नोटिस बोर्ड्स पर लिखना जैसे कि उनके खिलाफ जुर्म साबित ही हो गया है, सरासर अनुचित था। बातचीत के लिए मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर टीके राजलक्ष्मी। बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी समय देने के लिए। कोर्ट का ये जो फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये आदित्यनाथ की सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? या वो झटकों से ऊपर उठ चुके हैं, योगी हैं, उन पर कोई कानून ही लागू नहीं होता? नहीं, झटका तो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा भी कह सकते हैं। एक वेकअप कॉल है योगी आदित्यनाथ सरकार को। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो एक वेकअप कॉल के हिसाब से उनको एटलीस्ट देखना चाहिए ये बात, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है कि आप लोगों के पोस्टर्स या उनके चेहरे आप लगा दो, पर ये हमारे संविधान के मूल जो वैल्यूज़ है, जो मूल जो वैल्यूज़ है उसके खिलाफ जाता है। और ये सिर्फ जो निजता की भी बात नहीं है। और पर यस, उन्होंने कहा कि निजता क्योंकि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो भी एक अगर एक लेजिटिमेट एम, अगर स्टेट अगर मानती है कि एक लेजिटिमेट एम है तो वो निजता का हक को वो इग्नोर कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है कॉम्पेंसेशन का भी इशू नहीं है। ये उसके ठीक है गाइडलाइंस बने हुए हैं, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ है कि जो हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने इसका सो मोटो संज्ञान लिया है और उन्होंने जो है रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि एक डिवीजन बेंच उसका जो है मतलब एडजुडिकेट करे। अब एडवोकेट जनरल जो है, जो सरकार के पक्ष से आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है,
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि जो लखनऊ में हमने लगाए पोस्टर और आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि पोस्टर जो है मेरठ में भी लगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो वो भी उन्होंने उसको वो कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हिस्ट्री शीटर्स के भी अधिकार है, आप हिस्ट्री शीटर्स के भी फोटोग्राफ्स नहीं लगा सकते पुलिस स्टेशन में, और आप उसको जो है पब्लिक में इस प्रकार के आप उसको फैला नहीं सकते। जब तक अगर कोई फ्यूजिटिव है उसका आप ठीक है आप लगा सकते हैं कानून के तहत, लेकिन आप जो है हिस्ट्री शीटर्स या उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री को भी आप जो है पब्लिक के सामने इस तरीके से आप पेश नहीं कर सकते जी। और ख़ास बात यह है कि आरोप लगा है और इन लोगों ने, सरकार ने उनके होर्डिंग्स लगा दी कि जैसे वो साबित हो चुके हैं, वो कन्विक्ट हो चुके हैं, वो मतलब मुजरिम बन चुके हैं। अब उनके नाम, पते, सब कुछ, फ़ोटोएं, चेहरे सब सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने है। इसमें उनके जानो माल को भी खतरा है। जैसे सदफ जाफ़र बता रही थी कि अपने मकसद में तो वो कामयाब हो ही चुके हैं। बहरहाल फिर भी हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है, जैसे राजलक्ष्मी बता रही हैं, अपने आप में एक ये अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में डॉक्टर माधवी मित्तल के अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को सील कर दिया है। साथ ही डॉक्टर माधवी मित्तल को शो कॉज कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि डॉक्टर माधवी मित्तल के क्लिनिक को इसलिए सील किया गया क्योंकि उनके पति डॉक्टर आशीष मित्तल ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया था। अब ये भी अपने आप में एक गैर कानूनी बात माना जाएगा कि प्रदर्शन में शामिल होना। डॉक्टर आशीष मित्तल ने एम्स से पढ़ाई की है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, और वो ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दूसरी तरफ नागरिक पदयात्रा पर चौरी चौरा से निकले 8 सत्याग्रहियों को एक बार फिर फतेहपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इन्हीं लोगों को 11 फरवरी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सत्याग्रह यात्रा पर निकले इन लोगों ने जेल से चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा है कि आखिर शांति सत्याग्रह पर निकले लोग शांति के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। आपको हम बता दें कि इस पदयात्रा को पुलिस कई बार शांति भंग करने के इल्ज़ाम में पहले भी रोक चुकी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है राजलक्ष्मी कि एक ये नई बात सामने आ रही है, ये क्यों आ रही है, पहले हमने नहीं देखी थी, कि धरना प्रदर्शन या जुलूस भी अब राजद्रोह या देश के खिलाफ कार्रवाई माना जा रहा है। धरना प्रदर्शन जुलूस, ठीक है, कानून के खिलाफ माना जा रहा है, जबकि ये तो हमारा संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिल्कुल, लोकतंत्र। ऐसा क्यों हो रहा है? नई बात सामने आ रही है। ये कोई नई बात नहीं विनोद। जब कोई सरकार जो है लोगों के फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स बना के बाकायदा बैनर्स खड़ा कर दें, वो भी 53 लोगों के फोटोग्राफ्स, हाँ, आप इतनी मानहानि आप एक लेवल पे, हाँ, लोगों की आप कर रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट शब्द इस्तेमाल किया है। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कलरेबल एक्सरसाइज, मतलब आपने मोटिव के साथ किया है, मतलब इट इज़ नॉट अनबायस्ड नहीं है ये। तो यही चीज़, मतलब कोई भी ये इस सरकार को अगर लगता है कि कोई सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के कानून के खिलाफ अगर कुछ कोई बोलता है या कोई अगर प्रदर्शन भी करते हैं, प्रोटेस्ट एक लोकतंत्र में एक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है, और प्रोटेस्ट और राइट टू प्रोटेस्ट उसी फ्रीडम के तहत आता है। और अगर ऐसे इस प्रकार से अगर योगी सरकार जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर वो इस प्रकार से अपने उनके जो कानूनों का अगर वो इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करना होता है और कुछ नहीं है, तो पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएगी लोकतांत्रिक तरीके से, मेरे हिसाब से। आपने कहा पब्लिक इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएगी लोकतांत्रिक तरीके से, एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाती है जिस पर मैं बाद में आऊँगा। फिलहाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने की है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सबसे ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कई वेबसाइट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों की मौत पुलिस की गोली से हुई है। प्रदर्शनों के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली भी योगी सरकार ने प्रदर्शनकारियों से करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदर्शन के दौरान हुई लोगों की मौत पर कहा था कि मरने के लिए आएंगे तो जिंदा कैसे बचेंगे। यानी जो प्रदर्शन करने आ रहा है वो मरने के लिए आ रहा है, वो अपना जो उसका हक है
उसको जाहिर करने के लिए नहीं आ रहा, वो मरने के लिए आ रहा है। कि मरने के लिए आएंगे तो ज़िंदा कैसे जाएंगे, यानी जो जुलूस निकालेगा, प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा, वो मरने के लिए आ रहा है, कोई संवैधानिक हक नहीं है। प्रदर्शन में शामिल हुए कई लोगों को योगी सरकार की तरफ से जुर्माना भरने का नोटिस भी थमाया गया है। मैं जो बड़ा सवाल जो हमें ले जाता है बड़ी बहस की तरफ, मैं वो आखिर में आपसे पूछता हूँ कि एक दफ़े वोट देने के बाद, हमने एक दफ़े वोट दे दिया, योगी सरकार को वोट दे दिया, किसी भी सरकार को वोट दे दिया, 5 साल हमारे पास कोई ताकत नहीं है नागरिकों के पास। आवाज़ उठाने का आपने जिक्र किया, उससे मेरे जहन में ये बात आई, हमारे पास कोई ताकत नहीं है या तो हम चुने हुए नेता को वापस बुलाएं, राइट टू रिकॉल, या ऐसे ट्राइब्यूनल हो जो उनके फैसलों के खिलाफ जाया जा सके। जिस तरह से कर्मचारियों के लिए हर साल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, उनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट होता है, ये भी हमारे कर्मचारी हैं, पेड पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनके खिलाफ या इनका ऑडिट करने का कोई रास्ता नहीं है। एक दफ़े वोट देने के बाद अगले 5 साल के लिए हमें इनको झेलना ही है, हमारे हाथ कट चुके होते हैं। अगर ऐसा होता कि कोई ऐसे फोरा होते, ऐसे मंच होते, ऐसे प्लेटफॉर्म होते या ट्राइब्यूनल्स होते जहां हम जा सकते नागरिक 5 साल के दौरान, तो क्या आदित्यनाथ की सरकार ऐसा कर सकती जो अब कर रही है? विनोद, ऐसा है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें जुडिशरी है और मीडिया है, तो उनको, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी जैसे जो कलरेबल तरीके से अगर एक्ट करती हैं और पॉलिटिकल क्लास भी पॉलिटिकली अगर मोटिवेटेड तरीके से जो ऑपोजिशन की आवाज़ दबाना या लोगों की आवाज़ दबाना, कि उनको डराना इस प्रकार से, जो इस प्रकार के भाषण का इस्तेमाल करना कि तो मरने के लिए आते हैं लोग या बदला लिया जाएगा, इस तरीके का शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, जो इलेक्टेड लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, तो लोकतंत्र में एक ही हथियार है जो चुनाव है, और लोगों के पास जो वोट है वो एक तरीका मेरे हिसाब से सबसे सही है। और दूसरा जुडिशरी है, जो मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से एक आशा की किरण तो ज़रूर जागी है कि कुछ न कुछ अच्छा शायद आगे भी हो, और इससे कुछ सरकार को भी कुछ अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि आ जाए। और दूसरी चीज़ है मीडिया भी मतलब इसको उनको जो उठाना चाहिए ये बातें, और वो उठा भी रहे हैं। मीडिया में एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो इस बातों को उजागर भी कर रहे हैं। आज एक रिपोर्ट भी रिलीज़ हुई जिसमें ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार से जो है जर्नलिस्ट और मीडिया कर्मी वो ये पूरे ध्रुवीकरण की राजनीति के से खुद प्रभावित हो रहे हैं, और बहुत गलत तरीके से जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो एक प्रकार से कुछ बदलाव तो आ ही रहा है और अच्छी दिशा के लिए आ रहा है कुछ, तो इसको लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध करने का विकल्प है लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है राजलक्ष्मी। थैंक यू। लेकिन ये भी हकीकत है कि एक दफ़े हम वोट दे दें तब ये लोग एक ऐसे क्लब के मेंबर बन जाते हैं, हमारे नेता, जिसका वोट तो हमारे पास है, मेंबरशिप इनके पास होती है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। हम चाहते हैं कि 5 साल इंतज़ार ना करना पड़े, कुछ ऐसे लीगल कानूनी कदम हों, लोकतांत्रिक कदम हो, जैसे मैंने ट्राइब्यूनल्स का जिक्र किया, जैसे मैंने ऐसे फोरा का जिक्र किया, राइट टू रिकॉल का जिक्र किया, ये सब कानूनन हो कि अगर काम सही नहीं कर रहे हैं तो बीच में बुलाया जा सके इनको, या हर साल इनकी जो पूरी जो परफॉर्मेंस है उसका ऑडिट किया जा सके, लेखा जोखा लिया जा सके। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है।
यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 91650 25500। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। अब हम बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के पहले ही दिन सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में हुई इस गिरावट को पिछले 4.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। सेंसेक्स में आज करीब 2400 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी में भी 600 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1942 पॉइंट्स पर गिरकर 35,635 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 538 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 10,451 पॉइंट पर बंद हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में हुई इस गिरावट की वजह से जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कोई और जो सोर्सेज हैं वो 12 लाख करोड़ तक की फिगर भी बता रहे हैं। इस गिरावट की वजह कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और संकट से घिरे येस बैंक को माना जा रहा है। हालांकि शेयर बाजार में येस बैंक के शेयर्स ऊपर गए, इस गिरावट के बावजूद आज तेज़ी देखी गई। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत रॉय चौधरी। आप बिजनेस एडिटर हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के। बहुत शुक्रिया जयंत, धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 500 पॉइंट्स की गिरावट आने के लिए गिरावट आई, 15 मिनट के लिए सर्किट ब्रेकर्स लागू हो गए थे। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है? अगर है तो कब होती है और कितने पॉइंट्स पर होती है, और अगर है तो क्यों नहीं हुई आज? 1500 पॉइंट पे गिरा, उसके बाद सर्किट ब्रेकर आया, 15 मिनट के लिए बंद किया गया संपूर्ण तरीके से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स हैं, पर वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए है कि इतना परसेंटेज अगर कोई स्टॉक गिरता है या राइज होता है तो वो सर्किट ब्रेकर उस स्टॉक के लिए किया जाता है। वेरी रेयरली पूरा मार्केट को बंद किया जाता है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खैर 1500 पॉइंट ओपनिंग आवर में 10 बजे आपने खोला और 10:07 तक 1500 अगर गिर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने बंद किया, ठीक ही किया है, क्योंकि ये इस तरह का मेल्टडाउन 1930 का जो दशक था जिसे कहते थे ग्रेट डिप्रेशन, उसकी एक झलक दिखती है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर एक बैंक येस बैंक कोलैप्स कर रहा हो और रोज़ के रोज़ मतलब और इतना ज़्यादा नीचे आ जाए मामला, कितना नुकसान हो जाए निवेशकों का, तो क्यूमुलेटिव सर्किट ब्रेकर्स का प्रावधान हमारे यहाँ होना चाहिए बिल्कुल। पर उस तरह से नहीं है। बैंकेक्स के लिए है कि आपका फलाना इंडेक्स जो है अगर गिर रहा है तो उसके लिए है, इस तरह से है, पर संपूर्ण तरीके नहीं है। परंतु जो आपने कहा कि येस बैंक के तो शेयरों के दाम बढ़ गए, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मज़ेदार है कि स्टेट बैंक ने 10 रुपये में शेयर खरीदे, जिस शेयर को मैक्वेरी कैपिटल कहती है कि 1 रुपया दाम होना चाहिए। ओके। तो अगर आपने 10 रुपये में खरीदे 1 रुपये वाले शेयर, तो जो इन्वेस्टर है वो सोचता है फिर और पैसे आएंगे इसके अंदर, तो अभी लगे रहे यहाँ पे। तो जहाँ की आपकी शेयर वैल्यू बहुत नीचे गिर रही थी, फिर से उछल के थोड़ी सी स्टेबलाइज कर जाती है। इस पर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये एक हाई स्टेक गेम है, रिस्क गेम है कि आप बेट कर रहे हैं कि ये बैंक नहीं डूबेगी, स्टेट बैंक इसे बचा लेगी, इट्स टू बिग टू फेल। वही बात पे आप बेट लगा रहे हैं। और स्टेट बैंक पैसे लगा चुकी है, 10 रुपये लगाई है कि बहुत ज़्यादा दाम दिया है, देने के बाद कह रही है कि हम और इन्वेस्टर लाएंगे, विदेशी इन्वेस्टर लाएंगे। ये अलग बात है कि पिछले 1 साल से विदेशी इन्वेस्टर येस बैंक को देखते हैं, आते हैं, देख के फिर चले जाते हैं, किसी ने आज तक पैसे नहीं लगाया। जी। दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों में फिलहाल कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना का असर दुनिया की इकोनॉमी पर भी हो रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 45 केसेस सामने आए हैं। अभी 2 केसेस की और बात हुई थी कि पंजाब और कर्नाटक से भी। दुनिया के कई देशों के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट की एक बड़ी वजह कोरोना वायरस भी है।
कोरोना वायरस की वजह से यूरोप, लंदन, अमेरिका समेत कई देशों के स्टॉक मार्केट्स की आज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। भारत का शेयर बाजार कोरोना वायरस के साथ साथ येस बैंक पर छाए संकट की वजह से भी प्रभावित हुआ है। आपको हम बता दें कि आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा येस बैंक पर लगाई गई पाबंदी के तहत बैंक के ग्राहक 3 अप्रैल तक 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि निकाल सकते होंगे। बैंक फिलहाल किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता, ना ही कहीं निवेश या इन्वेस्ट कर सकता है। येस बैंक के संकट की वजह से भारत के बैंकिंग सेक्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोरोना वायरस और येस बैंक ने साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को प्रभावित किया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, नोटबंदी जब हुई थी तो उससे पहले ये कहा गया था कि बहुत से लोगों ने अपने अपने पैसे बैंकों से निकाल लिए थे, उनको अग्रिम जानकारी थी। बिल्कुल वैसा ही कहा जा रहा है कि येस बैंक के धराशायी होने से पहले बहुत से लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए हैं। हकीकत क्या है? अक्टूबर के महीने से बल्क डिपॉजिटर जिसे कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा रकम रखते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ तक रखते हैं, वो अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। क्योंकि बहुत सारे वार्निंग साइंस तो थे ही कि येस बैंक डूब रही है, उसकी हालत ख़राब है। तो कहा जाता है कि तिरुपति मंदिर ने भी अपने पैसे निकाल लिए थे जी, 1300 करोड़ के करीब। अडानीज ने भी निकाले। फिर आपके कहा, ये सब कहा सुनी बात है, क्योंकि बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट के तरह हम लोगों को पता ही नहीं जाता है कि एग्जैक्टली किसने निकाला है। सुनने में ये भी आ रहा है कि वडोदरा सिटी की एक स्मार्ट सिटी जो भी है, मिशन है जो भी है, उसने भी अपने पैसे कुछ दिन पहले निकाले। अब ये हो सकता है कि क्योंकि येस बैंक की माली हालात ख़राब थी, उसीलिए वो निकाल रही थी। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि येस बैंक हमारे ही शहर के एक स्कूल, ये मालिक जो थे हमारे शहर के एक स्कूल में पढ़ते थे, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल बोल के, दिल्ली के। और फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल की जो एलुमनाई एसोसिएशन थी, क्योंकि उनकी ही एलुमनस ये बैंक के करता धरता थे, उन्होंने अपनी 22 लाख लगा के रखा था उस बैंक में, पैसे अभी तक निकाल नहीं पाए। तो उनको शायद वो सुबुद्धि नहीं आई, पर इनको ये सुबुद्धि आ गई और इन्होंने पैसे निकाल लिए। सुबुद्धि या कुछ अग्रिम जानकारी, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो हम अटकलें लगा सकते हैं कि हाँ अग्रिम जानकारी है कि आरबीआई आने वाला है, आरबीआई एक लिमिट लेने वाला है। मेरे हिसाब से आरबीआई को लिमिट लगानी नहीं चाहिए थी। इस लिमिट लगाने से 2 नुकसान हो गए। सबसे बड़ी नुकसान ये है कि जो आम जनता है, जिसकी सैलरी अकाउंट है या जिसको पेमेंट करना है अपने वेंडर को या जिसको, वो फंस गया, उसका पैसे नहीं जा रहे। दूसरी उससे भी बड़ा जो खतरनाक बात है वो ये है कि आम जनता में जो प्राइवेट बैंक के तरह जो विश्वास था कि रिजर्व बैंक सबको रेगुलेट कर रहा है, सारे बैंक के एक बराबर है, और इसलिए वो पैसे लगा भी रहा था, उसको अब डर रहेगा जी। कुछ ब्लू चिप बैंकों के सिवाय, वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट में हो, उनके सिवाय बाकी बैंकों में डिपॉजिट शायद फ्लो आउट करने की एक डर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, पर डर है। लोग विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। उनको ये लगेगा कि इतनी बड़ी बैंक, येस बैंक जैसी बैंक अगर इस माली हालात में आ पाया, रिजर्व बैंक ने इसको पहले से नहीं संभाला, तो क्या पता दूसरा को क्या हो। जी। उधर क्रूड ऑयल की कीमतों में 30% की भारी गिरावट आई है। 1991 के बाद इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। रूस और ओपेक देशों के बीच तेल की कीमतों को लेकर चल रहे विवाद की वजह से ये गिरावट देखी गई है। शेयर बाजार में हुई इस गिरावट को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तेल के दामों में हुई गिरावट को भारत के फ़ायदे से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है कि तेल की कीमतों में हुई गिरावट से भारत को फ़ायदा होगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी है। वहीं इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती ने कहा है कि तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को फ़ायदा होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें $20 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जयंतो, इससे पहले जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी तो कुछ लोगों ने भारत के लिए इसे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा था, लेकिन जनता को इसका फ़ायदा नहीं मिला था। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहीं, यहाँ कम नहीं हुई। इस दफ़े अगर $20 तक कीमत आ सकती जैसे बता रहे हैं, तो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होगा? $20 की कीमत मैं मानता नहीं हूँ कि आएगा, परंतु अगर घटे, अभी 4500, 4000, 30 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है।
और उससे हमारी एक ही फ़ायदा होगा कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, क्योंकि हम खरीदते ज़्यादा हैं बेचते कम है दुनिया में, वो थोड़ा घटेगा। परंतु आम जनता को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दाम हमारी हिसाब से हमारी सरकार ने जो कर रखा है, बहुत दिनों से चल रहा है, आज नहीं, कि टैक्स बढ़ाई जाती है ताकि दाम मोटा मोटी एक लेवल पर रहे, नीचे नहीं आती है। तेल की दाम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता है, डीजल जिसके आपने जिक्र किया, डीजल या पेट्रोल, और उससे इन्फ्लेशन का दर का जो असर है वो भी कम नहीं होता है। इन्फ्लेशन अगर घटता है दूसरे कारणों के लिए, जो एनर्जी लिंक्ड इन्फ्लेशन का जो बात है जिससे कि बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आम जनता को, वो नहीं मिलता है। बहुत धन्यवाद आपका जयंत, अपना समय हमें देने के लिए। अभी आप हमारे साथ बने रहिए ज़रा। हमारा एक काम ये भी होता है कि ज़रा लेखा जोखा तो लें, हिसाब किताब तो करें, और दूसरी हमारी एक आदत है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इस वक्त मैं लेखा जोखा लेने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। वक्त है कि इन 2 हफ्तों का लेखा जोखा लिया जाए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है तो ध्यान हट जाता है। बहुत बड़ी बात हुई है हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। दिल्ली हिंसा में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि इस हिंसा में 92 घर खाक हो चुके हैं, जल गए हैं, 57 दुकानें जली हैं, 6 गोदाम जले हैं, 2 स्कूल जले हैं, 4 फैक्ट्रियां और 4 धार्मिक स्थल इस हिंसा में आग के हवाले कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और बिजनेस का नुकसान हुआ है, जिसमें 250 करोड़ का स्ट्रक्चरल डैमेजेस हुआ है, बुनियादी ढांचे का भी नुकसान शामिल है। हिंसा के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इन इलाकों में बिजनेस पर बुरा असर हुआ है। कई फैक्ट्रियां अभी भी बंद हैं। कुछ लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली सरकार के मुताबिक उसने 9 राहत कैंप बनाए हैं, जिसमें 8 रैन बसेरे शामिल हैं, जिनकी हालत को बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत कैंप नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से इन इलाकों का दौरा तो छोड़िए, हौसला बढ़ाने के लिए 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले गए हैं। हमें इंतज़ार है कि जैसे ताहिर हुसैन और शाहरुख खान पर कार्रवाई हो रही है, वैसे ही अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा, इन लोगों पर भी कार्रवाई हो, जिनके उकसाने वाले भड़काने वाले भाषणों से हिंसा शुरू हुई, और उनके उकसावे में आकर गोली चलाने वाले 2 लोगों पर भी कार्रवाई होगी। हमें इंतज़ार है, कार्रवाई कब होगी हम इंतज़ार करते रहेंगे। परसों, कल हमारी छुट्टी है, परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।